So now I think both the PDFs are visible to you. On the left we have the data book, and on the right we have a solved numerical, which basically I am explaining it to you, right? So yesterday we started with design of per gate rise, और वहाँ पे हमने एक न्यूमेरिकल चालू किया ट्रायल करके. गिवन डेटा कुछ इस प्रकार था कि वी वर गिवन tooth profile of 20 degree full depth. The rated power that had to be transmitted was 25 kilowatt at pinion RPM of 1440. Speed reduction ratio was given as 3:1. The material for gear and pinions were made of steel, और heat treatment भी दिया गया था उनको. ठीक है. So what we started with is we wrote down the given data, complete given data, and then we started with the steps of solving the problem. जैसे कि मैंने आपको बताया कि जितने भी गियर ड्राइव्स है उसमें until otherwise specified there is gear blank design also. सिर्फ गियर डिजाइन करके नहीं होता है. गियर डिजाइन इज पार्ट ए ऑफ द कंप्लीट सॉल्यूशन. पार्ट बी इज गियर ब्लैंक डिजाइन. सो वी स्टार्टेड विथ गियर डिजाइन yesterday, that is part A. Let us go through the steps once again, just for refreshing whatever we studied yesterday. In the meantime, we can also expect more of the students to join us, right? So कल हम लोगों ने 4 स्टेप्स तक के किए हुए थे. 4th स्टेप का आंसर मुझे आपसे एक्सपेक्टेड है आज. So in the first step we selected tooth profile. Now since tooth profile is already given in this numerical, we will simply write that the given profile of 20 degree full depth is given, is already given. If tooth profile is not given, I had told you that you have to always select it as 20 degree full depth if it is not given. If something else is some other profile is given, then you can select it, but if nothing is given, always go for 20 degree full depth. ये जो छोटी छोटी चीजें मैं बता रहा हूँ, ये चीजें, ये क्वेश्चंस आपको बाद में आते हैं कि सर नहीं दिया है तो क्या लेना, कौन सा सिलेक्ट करना, यही क्यों करना, वो क्यों नहीं करना. तो ये सारी चीजें आप थोड़ा एक नोट में लिखते चलिए आपकी लैंग्वेज में. ठीक है. हर बार मैं हाँ लिखो नोट, राइट दिस, सिलेक्ट 20 डिग्री फुल डेप्थ इफ नॉट गिवन, ऐसा हर बार आई विल नॉट बी इन अ पोजिशन. तो जैसे जैसे जब मैं रिपीट कर रहा हूँ कोई इन्फॉर्मेशन, उस वक्त फटाफट अपनी कॉपी में मेक श्योर दैट यू राइट इट. देन वी वेंट टू स्टेप नंबर 2. वहां पे हमने नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन एज्यूम किए. 99% केसेस में आपको ये नंबर ऑफ टीथ एज्यूम करने पड़ते हैं बिकॉज न्यूमेरिकल में नहीं दिया होता है. अगर न्यूमेरिकल में दिया हो तो ऑब्वियसली हम लोग नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन को जो भी वैल्यू गिवन है वो लेके आगे चलेंगे. जैसे ही नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन हम लोगों ने निकाल लिया, वैसे हम लोग नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर भी निकाल सकते हैं साइमल्टेनियसली. सो बिकॉज वी हैव वेलोसिटी रेशियो एंड वी नो वेलोसिटी रेशियो इज लार्जर वैल्यू डिवाइडेड बाय स्मॉलर वैल्यू. और हम ये भी कॉमन सेंस से थोड़ा सा बता सकते हैं कि गियर बड़ा होता है तो ऑब्वियसली उसके ऊपर नंबर ऑफ टीथ भी ज्यादा रहेंगे. पिनियन छोटा होता है तो उसके ऊपर नंबर ऑफ टीथ छोटे रहेंगे. तो अगर मैं आपको पूछूं वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला क्या है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर्स, तो यू विल टेल मी सर वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला है नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन, राइट? बिकॉज नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर इज अ लार्जर वैल्यू दैट हैज टू कम इन द न्यूमरेटर. स्टेप नंबर 3, we found pitch circle diameter of pinion in terms of module. We know the formula for module. The formula is pitch circle diameter divided by number of teeth. So if I have to find out diameter of pinion, I will denote it by dp as is visible on your screen. We will denote it by dp, and we know module is dp by tp. So pcd, that is pitch circle diameter of pinion, will be number of teeth on pinion multiplied by module. स्टेप नंबर 2 में अपन ने नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन 19 पकड़ के रखा था. दैट मल्टीप्लाइज बाय मॉड्यूल m will give us dp equal to 19 into m. Now keep in mind, this is something again that you have to note
कि मॉड्यूल जो है, मॉड्यूल विच इज द रेशियो ऑफ पिच सर्कल डायमीटर बाय नंबर ऑफ टीथ, उसका जो यूनिट होता है वो mm होता है. ऑलवेज कीप इन माइंड द यूनिट ऑफ मॉड्यूल इज mm बिकॉज इट इज डायमीटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टीथ. डायमीटर यूजुअली अपन mm में देते हैं, नंबर ऑफ टीथ इज अ नंबर, तो यूनिटलेस है, तो टोटल उसका जो यूनिट हो गया वो हो गया mm. ऑलवेज कीप इन माइंड. तो हमको ये जो स्टेप नंबर 3 में dp मिला है 19m, इट इज, इसका जो यूनिट है वो mm है. दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. स्टेप नंबर 4 में हमने बोला था कि पिच लाइन वेलोसिटी निकालना है. पिच लाइन वेलोसिटी काय की निकालनी है, गियर की या पिनियन की? अपने को वो पिच लाइन वेलोसिटी चाहिए जो मैक्सिमम रहे. हमको पता है कि पिनियन फास्ट घूमता है एज कंपेयर टू गियर, सो हम लोग पिनियन का पिच लाइन वेलोसिटी निकालेंगे. पिच लाइन वेलोसिटी इज बेसिकली पेरिफेरल वेलोसिटी. पेरिफेरल वेलोसिटी मतलब आपका पिनियन घूम रहा है, उसके पिच सर्कल डायमीटर पे आप कोई भी एक पॉइंट लो. आप पिनियन घूम रहा है, उसके पिच सर्कल डायमीटर पे आप कोई भी एक पॉइंट लो, उस पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी, उस पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी को हम लोग पिच लाइन वेलोसिटी बोलते हैं. ठीक है, ये चीज थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिए. तो उसका जनरल फॉर्मूला अपने सामने आता है, Vp दैट इज पिच लाइन वेलोसिटी ऑफ पिनियन इज पाई dp np. पाई dn होता है बेसिकली. नाउ यहाँ पे हमने स्टेप नंबर 4 में ये भी देखा था कि Vp का जो यूनिट है वो हमको मेंटेन करना है मीटर पर सेकेंड. प्लीज कीप इन माइंड, जो हमको यूनिट मेंटेन करना है दैट इज, let me check how many students are there. 26 have joined us. Fine enough, no issue. Okay, so like I said, the unit of pitch line velocity should be meter per second. Now अब हम लोग अगर ये फॉर्मूला देखते हैं और ये फॉर्मूले में एज इट इज हम लोग अगर वैल्यू रख देते हैं तो हमको क्या होगा देखिए. पाई का तो कोई यूनिट नहीं है, इट इज अ नंबर. डीपी हमारे पास mm में है, तो dp mm में होने के कारण इसको अगर मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है तो आई नो आई हैव टू डिवाइड इट बाय 1000, राइट. तो ये एक चीज अपने ध्यान में आती है. तो मीटर का तो वी हैव टेकन केयर ऑफ मीटर इन द न्यूमरेटर. डिनोमिनेटर में अपने पास सेकंड है. अभी उसके बाद अपने पास फॉर्मूले में जो टर्म बची हुई है वो एनपी है. एनपी देख के ही पता चलता है, एम स्टैंड्स फॉर आरपीएम एंड पी स्टैंड्स फॉर पिनियन, जो अपने को 1440 दिया हुआ है न्यूमेरिकल में. तो ये तो रोटेशंस पर मिनट है, राइट. और अपने को मीटर पर मिनट में वेलोसिटी चाहिए क्या? नहीं, अपने को वेलोसिटी चाहिए मीटर पर सेकंड में. तो यहाँ पे मुझे ये भी समझता है कि यहाँ पे मुझे 60 से भी डिवाइड करना पड़ेगा. और इसके बाद हम लोग ये स्टेप पे पहुंचते हैं जहां पे हम लोगों ने वीपी फाइंड आउट किया. जैसे कि मैंने आपको बोला था, वीपी इज इक्वल टू डीपी इंटू एनपी डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 60. क्यों? क्योंकि हमको वीपी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मीटर पर सेकंड चाहिए. ओके, आई हैव रिपीटेड इट मेनी मोर टाइम्स, सो आई वोंट से इट अगेन. अभी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डीपी के जगह पर उसने टीपी इंटू एम लिखा हुआ है, जो कि हमारे स्टेप नंबर 3 के हिसाब से बराबर है. डीपी इज इक्वल टू टीपी इंटू मॉड्यूल. तो सिंस डीपी इज इन टर्म्स ऑफ मॉड्यूल, वी विल ऑल्सो गेट द वैल्यू ऑफ वीपी इन टर्म्स ऑफ मॉड्यूल, राइट. तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ख्याल रखिए, थोड़ा सा ख्याल दीजिए यहाँ पे कि वीपी इज 1.43 टाइम्स मॉड्यूल मीटर पर सेकेंड. व्हाट इज वीपी? 1.43 टाइम्स मॉड्यूल मीटर पर सेकेंड. Please keep that in mind. Now, let us all come to, let me check once again how many students we have now. 28 out of 40. Okay, no worries. Okay, I would like to check once again, is my screen visible or are both the PDFs visible side by side? Okay. See, others also can unmute their mic and comment or at least write in chat window. आशुतोष, थैंक यू. निखिल बोमले, विलास देशमुख, 2-3 लोग ही होते हैं हमेशा जो रिप्लाई करते हैं. थोड़ा सा ट्राई टू गेट इन्वॉल्व इन द क्लास, ठीक है ना. तो थोड़ा आपकी और मेरी एनर्जी बनी रहेगी उसकी वजह से. सो ट्राई टू गेट इन्वॉल्व इन द क्लास. ओके, फाइन. सो लेट अस मूव टू स्टेप नंबर 5. स्टेप नंबर 5 में आपको निकालना होता है डिजाइन पावर. अब आपने बोला कि आप बोलोगे कि सर एक पावर तो दिया हुआ है, 25 किलोवाट इज ऑलरेडी गिवन, बट हियर आई एम टॉकिंग अबाउट डिजाइन पावर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रेटेड पावर. आपको न्यूमेरिकल में जो दिया रहता है उसके सामने अगर कुछ लिखा नहीं है, जैसे ये न्यूमेरिकल में आपको क्या बोला था कि स्मूथ कंटिन्यूअस लोड ऑफ 25 किलोवाट, ठीक है. तो ऐसा अगर कुछ लोड ट्रांसमिट करने की वैल्यू दी रही तो वो रहती है रेटेड पावर. अपने को मतलब रेटेड पावर से नहीं है, वी आर मोर इंटरेस्टेड इन डिजाइन पावर. तो ये चीज को ध्यान में रखना है थोड़ा सा कि वी आर इंटरेस्टेड इन डिजाइन पावर. हाँ, अगर न्यूमेरिकल में कभी कभार थोड़ा सा
मॉडिफाई किया गया न्यूमेरिकल। तो डिजाइन द गियर फॉर डिजाइन पावर रेटिंग ऑफ, ऐसा अगर बोला गया तो वहां पे अपने को समझना है, अपने को शब्द पढ़ के समझना है कि डायरेक्ट डायरेक्ट डिजाइन पावर दिया हुआ है, तो उस केस में हम लोग स्टेप नंबर 5 को एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि डिजाइन पावर ऑलरेडी न्यूमेरिकल में डिजाइन पावर बोल के ही दिया गया है। अगर सिर्फ पावर बोला गया है न्यूमेरिकल में तो हम लोग उसको रेटेड पावर समझेंगे, और रेटेड पावर दिया है तो अपने को डिजाइन पावर निकालना पड़ता है। नाउ फॉर दिस स्टेप यू हैव टू टेक हेल्प ऑफ टेबल नंबर 16-1। सो लाइक यू कैन सी ऑन द लेफ्ट साइड, टेबल नंबर 16-1 अपने सामने ओपन है, और डिजाइन पावर पीडी का फॉर्मूला अपने सामने है PR इंटू KL। ये 1 जैसा दिखता है बट इट इज नॉट 1, इट इज KL। लेट मी, हाँ, इट इज PD इज इक्वल टू PR इंटू KL। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिख लिया। अब डेटा बुक में हमको देखने को मिलता है कि PR जो है वो रेटेड पावर है। अब रेटेड पावर का वैल्यू तो अपने पास न्यूमेरिकल में गिवन है, इट इज 25 किलोवाट। लेफ्ट तरफ देखेंगे, ठीक है, आप जो लिखा है उधर मत देखो, आप डेटा बुक की तरफ देखिए स्क्रीन पे। नाउ KL इज अवर लोड फैक्टर दैट हैज टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम टेबल 16-2। ठीक है, तो मैंने स्टेप में क्या लिखा के दिया आपको कि आपको टेबल नंबर 16-1 को रेफर करना है, और 16-1 को रेफर करने के बाद जब आपको PD का फॉर्मूला मिला तब लोड फैक्टर के सामने आपको लिखा हुआ मिला कि टेबल नंबर 16-2 को आपको रेफर करना है। तो चलिए टेबल नंबर 16-2 पे चलते हैं। टेबल नंबर 16-2 पे चले गए। लोड फैक्टर KL फॉर गियर ड्राइव्स। नाउ एज यू कैन सी फ्रॉम द टेबल, this load factor KL is dependent on type of load, this vertical column, and last is type of service. अब न्यूमेरिकल में एक स्टेटमेंट थी अपने पास, लेट मी शो दैट स्टेटमेंट टू यू। स्टेटमेंट ये थी कि लोड टाइप जो था अपना, लोड टाइप एज आई कैन हाईलाइट ऑन द स्क्रीन, लोड टाइप जो था वो स्मूथ और कंटिन्यूअस था। ठीक है, लोड टाइप जो था वो स्मूथ और कंटिन्यूअस था। तो यहाँ पे हम लोग स्मूथ और कंटिन्यूअस ये दो वर्ड ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कंटिन्यूअस दिख रहा है, टाइप ऑफ सर्विस में कंटिन्यूअस दिख रहा है अपने को, तो मुझे ये समझ में आ गया कि मुझे ये कॉलम से मतलब है, ये जो वर्टिकल लास्ट कॉलम है टाइप ऑफ सर्विस में। ठीक है, अभी मुझे स्मूथ ढूंढना है। स्मूथ मुझे मिलेगा टाइप ऑफ लोड में। अब स्मूथ का मतलब मैं स्टेडी भी एज्यूम कर सकता हूँ। स्मूथ कंटिन्यूअस लोड इज एज गुड एज स्टेडी कंटिन्यूअस लोड। अगर इसको बोलना रहता कि लाइट शॉक, तो यहाँ पे लोड टाइप में लिखा रहता कंटिन्यूअस लोड विथ लाइट शॉक, या फिर लिखा रहता कंटिन्यूअस लोड विथ मीडियम शॉक, या फिर लिखा रहता कंटिन्यूअस लोड विथ हेवी शॉक, ऐसा लिखा रहता है। ठीक है, यहाँ पे स्मूथ बोला है मतलब स्टेडी। अब स्टेडी और कंटिन्यूअस वाले कॉलम में हम अगर देखते हैं तो हमको मिलता है 1.25, एंड दिस इज अवर फैक्टर KL फॉर लोड टाइप ऑफ स्टेडी कंटिन्यूअस और स्मूथ कंटिन्यूअस। गॉट इट? तो हम यहाँ पे KL का फैक्टर टेबल से, टेबल नंबर 16-2 से स्टेडी कंटिन्यूअस के हिसाब से 1.25 लिख लेंगे, तो अपने को PD मिलता है 25, दैट इज आवर, मैं इस पर एक काम करता हूँ, फुल स्क्रीन कर देता हूँ। चलो ठीक है, लेट मी जूम इट टू द मैक्स। ओके, 250 पे अच्छा दिखता है पूरा स्क्रीन में। चलो बढ़िया। नाउ आप देख सकते हो कि PD इज इक्वल टू PR इंटू KL हम लोगों को डेटा बुक से पता चला। उसके बाद में एक डेटा बुक को भी मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ, सो दैट वो क्लियरली और थोड़ा सा अच्छे से दिखे। परफेक्ट। सो PD इज इक्वल टू PR इंटू KL। KL का वैल्यू हमने 1.25 निकाला टेबल नंबर 16-2 में से। 25 और 1.25 जो फैक्टर हमको मिला था डेटा बुक से, ये देखिए स्टेडी और कंटिन्यूअस, इसके हिसाब से 1.25 जो फैक्टर हमको मिला था उसको हमने मल्टीप्लाई किया और हमको डिजाइन पावर मिला 31.25। ये आपके कैलकुलेटर से साइमल्टेनियसली चेक करते चलो, भरोसा मत रखो मैंने जो लिखा हुआ है। मैं हमेशा बोलता हूँ, मैंने डायनामिक्स पढ़ा है, मैंने काइनेमेटिक्स पढ़ा है, आप लोगों को मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, कैलकुलेशन पे भरोसा मत रखो। कैलकुलेशन वेरीफाई करना आपका काम है, कैलकुलेशन आपको हर बार वेरीफाई करना है। आपको मैं कोई चीज प्रेजेंट कर रहा हूँ, इसका मतलब आपको बिल्कुल बिना वेरीफाई किए उसको चल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो प्लीज मेक श्योर साइमल्टेनियसली, एज आई हैव टोल्ड यू टू कीप पेन, कॉपी, कैलकुलेटर, एवरीथिंग विथ यू। तो साइमल्टेनियसली आपको कैलकुलेटर से कैलकुलेशन भी थोड़े से चेक करते हैं। तो हमको डिजाइन पावर मिलता है 31.25 किलोवाट। अभी इसके बाद हम लोग रेटेड पावर को भूल जाएंगे, रेटेड पावर हमारे कोई काम का नहीं है। हमको जो डिजाइन में यूज करना है थ्रू आउट, दैट विल बी अवर डिजाइन पावर। दिस इज समथिंग, दिस इज अ टेक अवे फ्रॉम स्टेप नंबर 5। नाउ लेट अस मूव टू स्टेप नंबर 6.
स्टेप नंबर 6 में यू हैव टू कैलकुलेट टेंजेंशियल टूथ लोड ft, टेंजेंशियल टूथ लोड ft in terms of module m. You have to calculate tangential tooth load ft in terms of module m. यहाँ पे मैं टेबल नंबर लिखना भूल गया, but as can be seen from table number 16-1, तो please add table number in step number 6. स्टेप नंबर 6 में टेबल नंबर में लिखना आपको यहाँ नहीं लिख पाया. यू कैन मेंशन टेबल नंबर एज, लेट मी सी, अगर मैं कुछ लिख सकता हूँ तो इस पे देयर इज नो ऑप्शन टू राइट एनीथिंग ऑन द स्क्रीन in this Google Classroom thing. Anyway, fine. So keep in mind step number 6 has to follow table number 16-1. Let us move to table number 16-1 and here यहाँ पे क्या बोला हुआ है, आपको FT निकालना है. क्या बोला हुआ है? FT. अब FT का फॉर्मूला तो पता करना चाहिए. Let us search for the formula in table number 16-1. तो आप सीरियल नंबर 2 पे देख सकते हो. Tooth load FT is given by PD upon VP. Tooth load FT is given by PD upon VP, where VP is pitch line velocity in meter per second. यहाँ पे थोड़ा सा गौर करेंगे हम लोग. Pitch line velocity is in meter per second. इसलिए मैं थोड़ा सा बार बार ये बोल रहा था कि हमको स्टेप नंबर 4 में जो VP की वैल्यू चाहिए वो मीटर पर सेकंड में चाहिए. इसलिए मैं स्ट्रेस कर रहा था कि VP की वैल्यू हमको मीटर पर सेकंड में चाहिए. तो क्या फॉर्मूला हमको पता चला डेटा बुक से? डेटा बुक से हमको FT इज इक्वल टू PD अपॉन VP पता चला. फाइन. नाउ PD के वैल्यू अपन ने निकाला हुआ है क्या? हाँ जी, निकाला हुआ है 31.25 किलोवाट. राइट. हमारे पास VP का फॉर्मूला है क्या मीटर पर सेकंड में? फॉर्मूला नहीं, वैल्यू. हाँ है, हमने स्टेप नंबर 4 में निकाला हुआ है 1.43 टाइम्स मॉड्यूल. ठीक है. ये मॉड्यूल को आप मीटर मत समझना, ये मॉड्यूल को आपको मीटर नहीं समझना है. नाउ वी कैन आइदर फाइंड आउट दिस. सी, FT इज टेंजेंशियल टूथ लोड. FT इज व्हाट? टेंजेंशियल टूथ लोड. FT क्या होता है मैं अगले स्टेप में समझाऊंगा आपको. फिलहाल आप समझिए कि FT इज टेंजेंशियल टूथ लोड. अब ये लोड है तो इसका यूनिट क्या होना चाहिए? न्यूटन होना चाहिए या फिर किलो न्यूटन होना चाहिए. अगर मुझे वैल्यू किलो न्यूटन में चाहिए, अगर मुझे वैल्यू किलो न्यूटन में चाहिए तो मैं इसको 31.25 ही रहने दूंगा. अगर मुझे वैल्यू किलो न्यूटन में चाहिए तो मैं इसको 31.25 ही रहने दूंगा, इंटू 10⁻³ नहीं करूंगा. ठीक है. तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान. अगर मुझे FT की वैल्यू न्यूटन में चाहिए तो फिर मैं इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करूंगा. तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि PD का वैल्यू अपने पास किलोवाट में है ना, तो let me check once again. 31.25 divided by 1.43, so that will give you 21.85, right? So 21.853. अब ये मॉड्यूल तो वैसा ही रहेगा, तो डिनोमिनेटर में मॉड्यूल वैसा ही है. तो FT का वैल्यू मुझे इन टर्म्स ऑफ मॉड्यूल एज पर द स्टेप नंबर 6 आई गेट इट एज 21.853 डिवाइडेड बाय मॉड्यूल किलो न्यूटन. ठीक है. थोड़ा सा आपने एक चीज नोटिस की होगी, जितनी भी वैल्यूज मैं लिख रहा हूं, अगर मैं 2 डिजिट तक लिखता हूं तो लास्ट 2 डिजिट है, डेसिमल के बाद का लास्ट 2 डिजिट है, उसको मैं राउंड अप करके लिख रहा हूं. अगर नहीं तो इट इज अ बेस्ट प्रैक्टिस टू राइट मिनिमम ऑफ 3 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल फॉर्म. राइट. इट इज अ गुड प्रैक्टिस टू राइट 3 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल फॉर्म. तो अगर आपको 2 डिजिट्स लिखना है तो ठीक है, अदरवाइज व्हाट आई रिकमेंड इज 3 डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट. अपने डिजाइन ऑफ मैकेनिकल ड्राइव्स में इससे बहुत कुछ फर्क पड़ेगा ऐसा नहीं होता है, क्योंकि डिजाइन ऑफ मैकेनिकल ड्राइव्स में एक क्वेश्चन का एक ही आंसर है ऐसा जरूरी नहीं है. एक चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में इस चीज को आपको समझना है, हर किसी का आंसर वेरी कर सकता है. अब आपका ऑब्वियस सा क्वेश्चन आएगा कि ऐसा कैसे बोल सकते सर आप. अब इसका आंसर ये है कि हमने जब नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन एज्यूम किए थे, हमने क्या एज्यूम किया? 19. कौन से टेबल के हिसाब से? 16-7 के हिसाब से. 16-7 ही है ना. हाँ, 16-7 के हिसाब से हमने नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन 20 डिग्री फुल डेप्थ के हिसाब से 19 किए हुए थे. अब ये 19 ही लो ऐसा लिखा है क्या यहाँ पे? नहीं. अपने को डेटा बुक में ये बोला हुआ है कि 19 इज द मिनिमम नंबर ऑफ टीथ. अब कोई हो सकता है कि 20 ले ले, कोई हो सकता है 21 ले ले, कोई हो सकता है 25 ले ले. गलत होगा क्या उसका? नहीं होगा. 19 इज मिनिमम नंबर ऑफ टीथ. सी, आई वुड सजेस्ट कि आप मिनिमम नंबर ऑफ टीथ जो दिया हुआ है वही लो. इट इज इन योर इंटरेस्ट कि आप मिनिमम नंबर ऑफ टीथ जो दिया हुआ है वही लो.
बट अगर कोई 20 या फिर 21 भी लेता है तो वो गलत तो नहीं है ना, ठीक है। और अगर वो सपोज यहाँ पे 19 की जगह पर, ये अपना स्टेप नंबर 2 पे 19 की जगह पर अगर 20 लेता है तो क्या टीपी अपने को 57 की जगह पर 60 मिलेगा? यहाँ टीपी अगर चेंज होता है तो क्या अपना पीडी चेंज होगा? कहाँ गया पीडी? हाँ, अपना पीडी नहीं, सॉरी, क्या अपना डीपी चेंज होगा? डीपी विल बी 20 टाइम्स मॉड्यूल हियर। अगर डीपी चेंज हुआ तो क्या अपना एफटी चेंज होगा? सॉरी, डीपी अगर चेंज हुआ तो क्या अपना वीपी चेंज होगा? क्या अपना वीपी चेंज होगा? हाँ, बिकॉज टीपी यहाँ पे पहले 19 था, अभी अपन ने 20 लिया। वीपी अगर चेंज हुआ तो क्या अपना एफटी चेंज होगा? यस। तो ये कास्केडिंग इफेक्ट अपने को देखने को मिलता है डिपेंडिंग ऑन व्हाट वैल्यू यू सिलेक्ट, डिपेंडिंग ऑन व्हाट वैल्यू यू सिलेक्ट। पहले 10 रोल नंबर ने 19 लिया, बाकी के 10 रोल नंबर ने 20 वैल्यू ली, बाकी के अगले लोगों ने 22 ली, कुछ बाकी लोगों ने 25 ली, तो उसके हिसाब से कास्केडिंग इफेक्ट दिखेगा हमको एफटी तक के, नॉट ओनली एफटी तक के, इसके आगे भी, ठीक है। तो दिस इज समथिंग यू हैव टू कीप इन माइंड। नेक्स्ट थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड इज स्टेप नंबर 6 में जो टेबल हमको रेफर करना है, दैट इज टेबल नंबर 16-1। लेट मी शो यू दैट टेबल। अरे बाप रे, तो बहुत ऊपर आ गया। Let me see. You have to select table number 16-1 for step number 6, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको एफटी पीडी अपॉन वीपी का फॉर्मूला देखने को मिलता है। सी, आपको डिजाइन प्रोसेस में कुछ ही फॉर्मूले याद करने हैं, पूरे मैं चारों यूनिट की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ पर गियर की बात नहीं कर रहा हूँ। पूरे सब्जेक्ट में आपको कुछ ही फॉर्मूले हैं, कुछ ही वैल्यूज है जो आपको याद रखनी है, और वो वैल्यूज और वो फॉर्मूले में बार बार स्ट्रेस करूंगा आपके लिए, ठीक है। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। बाकी फॉर्मूले वो आपको डिजाइन डेटा बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको बहुत कुछ याद नहीं रखना है इसमें। हाँ, आपको स्टेप्स याद रखनी पड़ेगी, बट रादर मैं ये बोलूंगा कि आपने अगर एक टाइप का 2-3 प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, स्पर गियर का जैसे 2 प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लिया आपने रैंडम, कोई भी पुराने पेपर्स में से उठा के, तो उसके बाद आपको स्टेप याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सारी की सारी चीजें आपके सामने ऑटोमेटिकली आती जाएगी कि हाँ, इसके बाद तो ये करना पड़ता है, इसके बाद तो ये करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं करना है अपने को कि कुछ याद करके चल रहे हैं हम लोग। इट शुड कम नेचुरली टू यू, राइट? ओके, मूविंग ऑन, लेट अस मूव टू स्टेप नंबर 7। Here we have to select material and basic strength of the pinion and gear. In step number 7, you have to select material and basic strength SO for gear as well as pinion. Now, हम लोग जब ये स्टेप नंबर 7 थोड़ा सा हम लोग साइड करते हैं, हम लोग जब मॉड्यूल के बारे में डिस्कस कर रहे थे तब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन शायद आया होगा या फिर नहीं भी आया होगा, बट लेट मी पुट दैट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू कि मॉड्यूल पिनियन का है कि गियर का है। नाउ सी, अगर मैं पिनियन का मॉड्यूल बोलता हूं तो आई विल टेक डायमीटर ऑफ पिनियन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन। अगर मैं गियर का मॉड्यूल बोलता हूं तो फॉर्मूला चेंज होगा, पिच सर्कल डायमीटर ऑफ गियर अपॉन नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर। सो व्हाट डू यू थिंक विल बी योर आंसर फॉर द मॉड्यूल? पिनियन और गियर का अलग रहता है कि क्या, कि कैसे? यू कैन राइट योर आंसर इन चैट विंडो। थोड़ा सा डिस्कशन से चलेंगे तो आई थिंक इट विल बी बेटर। व्हाट डू यू थिंक अबाउट मॉड्यूल ऑफ पिनियन एंड मॉड्यूल ऑफ गियर? प्लीज राइट योर आंसर इन चैट विंडो। हेलो, एम आई ऑडिबल? कि कोई सुन ही नहीं रहा है? विलास, एम आई ऑडिबल? अरे तो आंसर दो ना कोई तो भी। नहीं, that is a wrong answer. For a gear pair, module remains the same. दोनों का पिनियन एज वेल एज गियर का मॉड्यूल अगर वो मेश में है, पिनियन और गियर अगर मेश में है तो उनका मॉड्यूल सेम रहना चाहिए, तभी जाके वो लॉ ऑफ गियरिंग सेटिस्फाई करते हैं, तभी जाके वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी रेशियो ट्रांसमिट कर पाएंगे।
ये चीज को आपको ध्यान में रखने का है। इसलिए अगर मैं dp that is pitch circle diameter upon number of teeth on pitch circle diameter of pinion divided by number of teeth on pinion इसका रेशो लेता हूं और पिच सर्कल डायमीटर ऑफ गियर और नंबर ऑफ टीथ ऑफ ऑन गियर इसका रेशो लेता हूं, तो दोनों का रेशो मुझे सेम मिलना चाहिए। दैट मीन्स फॉर अ गियर पेयर इन मेश द मॉड्यूल ऑफ बोथ द गियर एज वेल एज पिनियन इज सेम, राइट। ये चीज को आपको ध्यान में रखने का है, अगर हो सके तो नोट लिख लो। ओके, कमिंग बैक टू स्टेप नंबर 7, सिलेक्ट मटेरियल एंड बेसिक स्ट्रेंथ SO फ्रॉम टेबल नंबर 16-10। नाउ मेनी ऑफ यू विल टेल मी कि सर गियर मटेरियल स्टील है करके तो दिया हुआ है, कहाँ है अपना डेटा, देखो द गियर एंड पिनियर आर मेड ऑफ स्टील, बट स्टील अपने पास एक ही है क्या? वी हैव वेराइटी ऑफ स्टील। स्टील के लिए कौन से टेबल में जाने बोल रहा है, मतलब मटेरियल सिलेक्शन के लिए कौन से टेबल में जाने बोल रहा है? अपने को जाने बोल रहा है 16-10 में। सो लेट अस मूव टू टेबल नंबर 16-10। ओके, लेट मी स्क्रोल इट फॉर यू। परफेक्ट। सो टेबल नंबर 16-10 का हेडिंग है गियर मटेरियल एंड देयर स्ट्रेंथ। नाउ इफ यू आस्क मी, यहाँ पे एक नया टर्म मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, दैट इज बेसिक स्ट्रेंथ डिनोटेड बाय SO। बेसिक स्ट्रेंथ डिनोटेड बाय SO। अब आप बोलोगे कि सर हमको यील्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ पता है, हमको अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ पता है, हमने बेसिक स्ट्रेंथ करके कभी सुना नहीं, ये क्या होता है? अब बेसिक स्ट्रेंथ का फॉर्मूला आपको टेबल से पता चलेगा। व्हाट इज बेसिक स्ट्रेंथ? बेसिक स्ट्रेंथ जो है या फिर बेसिक स्ट्रेस का मीनिंग होता है इट इज द रेशियो ऑफ SYT डिवाइडेड बाय 1.5। सो बेसिक स्ट्रेस SO इज SYT ऑफ दैट पर्टिकुलर गियर मटेरियल डिवाइडेड बाय 1.5। अभी अपने को बोला है न्यूमेरिकल में कि स्टील सिलेक्ट करना है, स्टील सिलेक्ट करना है। अब स्टील कौन से अवेलेबल है? देखो अपने पास कास्ट स्टील है, कार्बन अनट्रीटेड, लेकिन अनट्रीटेड अपन ले सकते क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल में बोला हुआ है कि हीट ट्रीटमेंट दी हुई है। देखो क्या है न्यूमेरिकल में, स्टील विथ प्रॉपर हीट ट्रीटमेंट, मतलब अनट्रीटेड तो नहीं है, तो हम लोग कास्ट स्टील अनट्रीटेड जो है वो नहीं ले सकते। लेट मी शो यू, कास्ट स्टील अनट्रीटेड तो नहीं ले सकते हम लोग। कास्ट स्टील 0.2 कार्बन हीट ट्रीटेड ले सकते हैं। फोर्ज्ड कार्बन स्टील, इसमें जो अनट्रीटेड वाले हैं वो छोड़ के जो हीट ट्रीटेड वाले हैं वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अनट्रीटेड वाले हम लोग नहीं कर सकते, फिर केस हार्डन हम लोग नहीं सिलेक्ट कर सकते, बट हीट ट्रीटेड वाले हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। हम लोग अलॉय स्टील ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं अलॉय स्टील। अलॉय स्टील में कौन से ले सकते हैं? लेकिन हीट ट्रीटेड वाले, ठीक है। नाउ आपका डिजाइन फेल ना हो, आपका डिजाइन फेल ना हो, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि जब भी गियर का मटेरियल सिलेक्ट करना हो स्टील में, तब आंखें बंद करके अपने को SAE 3245 और उसका बेसिक स्ट्रेस या फिर बेसिक स्ट्रेंथ इक्वल टू 456 मेगापास्कल, इसका यूनिट देखो, द यूनिट इज मेगापास्कल। SAE 3245 यूनिट इज 456 मेगापास्कल। ये अपने को याद कर लेना है। गियर में अगर आपको स्टील बोला है या फिर बहुत बार ऐसे भी होता है कि आपको मटेरियल सिलेक्शन आपके ऊपर छोड़ देते हैं, तो ये एक वैल्यू याद कर लेनी है अपने को। याद नहीं भी करोगे तो भी आपको इस टेबल से पता चल जाएगा, बट अगर आपको याद है तो उतना आपका पन्ने पलटाने का टाइम कम हो जाता है। तो हम लोगों ने यहाँ से सिलेक्टिंग SAE 3245 हैविंग SO इज इक्वल टू 456 मेगापास्कल लिख लिया है यहाँ पे स्टेप नंबर 7 में। नाउ इन 99% ऑफ केसेस, ये भी एक चीज जो मैं बता रहा हूँ आपको, वो आपको नोट करके लिखी जा सकती है। RT मेन्यू के पेपर में 99% केसेस में पिनियन और गियर का जो मटेरियल है वो सेम रहेगा, until and unless mentioned otherwise। पिनियन और गियर का मटेरियल 99% केसेस में सेम रहेगा, until and unless mentioned otherwise। Write this note। Now why is it so? अगर आपने पिनियन और गियर का मटेरियल अलग अलग सिलेक्ट किया तो दोनों का जो स्ट्रेंथ है वो अलग अलग रहेगा, राइट। दोनों का हार्डनेस वैल्यू भी अलग अलग रह सकता है। उस केस में होता यह है कि जो भी सॉफ्टर मटेरियल होता है दोनों में से,
आइदर पिनियन या फिर गियर, दोनों में से जो भी सॉफ्टर मटेरियल है उसको हार्डर मटेरियल जो है, सपोज पिनियन अगर सॉफ्ट है तो गियर उसको खोदने की कोशिश करेगा, मतलब उसका वियर एंड टेयर जल्दी होगा पिनियन का, राइट। और अगर गियर सॉफ्टर मटेरियल से बना हुआ है तो पिनियन विल ट्राई टू वियर इट आउट, इससे फेल्यूर के चांसेस बनते हैं। इसलिए इट इज ऑलवेज मेंटेन्ड कि पिनियन और गियर का आपको जो मटेरियल है वो सेम रखना पड़ता है, ठीक है। दिस इज समथिंग जो आपको नोट में लिखने का है, तो स्टेप नंबर 7 में आपको नोट लिख लेनी है, ठीक है। नाउ कमिंग टू स्टेप नंबर 8। अभी देखो, लेट मी टेक यू बैक टू स्टेप नंबर 6। यहाँ पे आप वर्डिंग थोड़ा सा गौर करिए। स्टेप नंबर 6 में अपन ने टेंजेंशियल टूथ लोड बोला हुआ है। स्टेप नंबर 6 में अपन ने एफटी को टेंजेंशियल टूथ लोड बोला हुआ है। Whereas in स्टेप नंबर 8 का हेडिंग देखो, बेंडिंग स्ट्रेंथ क्या है? यू हैव टू कैलकुलेट बेंडिंग स्ट्रेंथ FB by Lewis equation. You have to calculate bending strength FB by Lewis equation. स्टेप नंबर 8 में अपन ने FB को बेंडिंग स्ट्रेंथ बोला हुआ है। स्टेप नंबर 6 में अपन ने FT को टूथ लोड बोला हुआ है। तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है कि कोई भी डिजाइन प्रोसेस में आपको पता है कि अपने को डिजाइन चेक परफॉर्म करना पड़ता है। कोई भी डिजाइन प्रोसेस में यू हैव टू परफॉर्म डिजाइन चेक। तो FT और FB दैट इज टेंजेंशियल टूथ लोड एंड बेंडिंग स्ट्रेंथ, ये दोनों के वैल्यू के ऊपर हम लोग अगली स्टेप में, अगले मतलब थोड़े आगे वाले स्टेप्स में, स्टेप नंबर 9 में हम लोग, स्टेप नंबर 9 या 10 में हम लोग चेक करते हैं वेदर, स्टेप नंबर 10 में, पार्डन में, स्टेप नंबर 10 में हम लोग चेक करते हैं कि FT और FB से अपना डिजाइन सेफ है कि नहीं है, ठीक है। तो जनरल क्वेश्चन टू यू, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेंथ? ये क्वेश्चन मैं आपको पूछ चुका हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं। ट्राई टू थिंक अबाउट इट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेंथ? नाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन आई वुड से कि स्ट्रेस जो एक्चुअल वैल्यू रहती है मटेरियल में, स्ट्रेस वो वैल्यू होती है जो एक्चुअली आपको देखने को मिल रही है कोई भी मटेरियल में, whereas strength is something which is the maximum permissible value for that material. तो अगर मैं किसी का स्ट्रेस बोल रहा हूं तो जो एक्चुअल स्ट्रेस उसमें आ रहा है उसकी मैं बात कर रहा हूं। अगर मैं कोई मटेरियल की स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूं तो वो स्ट्रेंथ की वैल्यू वो मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू दैट कैन बी सस्टेन्ड बाय दैट मटेरियल। तो इस केस में भी ये जो FB है, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ FT. FB is basically maximum value of FT that can be sustained by the gear tooth, right? तो हमको FB फाइंड आउट करना है। इसके लिए टेबल नंबर बोला गया है 16-1. So let us move to table number 16-1 to find out the formula for bending strength FB. ये जो FB का आपको फॉर्मूला दिखेगा, that formula is called as Lewis equation. Why? Because some scientist named as Lewis gave that formula, right? Let us search that formula. Step number table number 16-1 में हम लोग पहुंच गए, table number 16-1 में. Now see serial number 3, bending strength by Lewis equation in FB. It is given by SO CV B Y M. ठीक है, फॉर्मूला है SO CV B Y M. आपको याद रखना है क्या ये फॉर्मूला? बिल्कुल नहीं। हमको लेकिन ये देखना पड़ेगा कि SO क्या होता है, CV क्या होता है, B क्या होता है, Y क्या होता है और M क्या होता है, ठीक है ना। उसी के नीचे सब कुछ लिखा हुआ है। SO इज व्हाट? बेसिक स्ट्रेंथ। ये वैल्यू अपन ने निकाल ली क्या ऑलरेडी पिछली स्टेप में? हाँ, वी हैव द वैल्यू ऑफ SO इक्वल टू 456 मेगापास्कल, जो हमने टेबल नंबर 16-10 में से निकाली है। दिख रहा है आपको टेबल नंबर, बेसिक स्ट्रेंथ SO इक्वल टू 456। तो चलो एक वैल्यू तो अपने पास अवेलेबल है। CV क्या होता है? CV होता है वेलोसिटी फैक्टर, और उसके लिए टेबल दिया गया है 16-3। नाउ लेट अस गो टू 16-3। अब देखो 16-3 इज वेलोसिटी फैक्टर CV फॉर स्पर गियर्स। अब डेटा बुक में पहले तो कॉलम्स के नाम देख लो। पहला क्या है? क्लास ऑफ गियर। क्लास ऑफ गियर अपने न्यूमेरिकल में मेंशन्ड है क्या? नहीं। CV का वैल्यू क्या लेंगे? वेलोसिटी रेंज कितने के लिए वो एप्लीकेबल है और उसका एक्यूरेसी ग्रेड क्या है? ऐसे 4 अपने पास कॉलम्स दिए गए हैं, ठीक है। नाउ
अपने पास VP का वैल्यू है क्या? लेट अस से कि हम लोगों ने कमर्शियली कट गियर्स क्लास 1 सिलेक्ट किया, आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो इसमें से, बट आई वुड सजेस्ट कि यू गो फॉर द फर्स्ट अवेलेबल ऑप्शन, एंड फर्स्ट अवेलेबल ऑप्शन इज कमर्शियली कट गियर्स क्लास 1। CV का फॉर्मूला है 3/3 प्लस VP। नाउ VP की वैल्यू अपने पास है क्या? थोड़ा सा याद आ रहा है कि हमने VP का वैल्यू कैलकुलेट किया हुआ है सर। लेट अस ट्राई टू गो बैक टू वैल्यू ऑफ VP। ओके, इन स्टेप नंबर 4 वी हैव कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ VP, बट VP का वैल्यू क्या मॉड्यूल के ऊपर डिपेंडेंट है? यस, मॉड्यूल के ऊपर डिपेंडेंट है। और क्या अपने पास अब तक मॉड्यूल का वैल्यू आया है? नहीं। दैट मीन्स क्या हम CV का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से? नहीं। तो फिर हम क्या करें CV के वैल्यू के लिए? इसका आंसर मैं आपको 1 मिनट में देता हूं। इस केस में हमको CV का वैल्यू एज्यूम करके चलना पड़ता है। इस केस में हमको CV का वैल्यू एज्यूम करके चलना पड़ता है। तो लेट अस से कि आप एज्यूम कैसे करोगे? तो ये यहाँ पे आपको मैंने लिख के दिया हुआ है। क्या लिख के दिया हुआ है? कि CV का वैल्यू 0.4 सिलेक्ट करो अगर पिनियन स्पीड आपकी 1000 RPM तक के है। पिनियन का स्पीड अपने केस में पिनियन का स्पीड कितना है? 1440 एज पर 1440 एज पर द गिवन डेटा। सिलेक्ट CV is equal to 0.3 if pinion speed is between 1000 to 2000 RPM, and select CV is equal to 0. Select मतलब assume CV is equal to 0.3 if pinion speed is between 1000 to 2000 RPM. Assume pinion speed assume value of CV is equal to 0.25 for pinion speed above 2000 RPM. ठीक है, तो अपने को कौन सा केस वैलिड पड़ रहा है? 1000 से 2000 RPM वाला। नाउ ये जो नोट है नोट फॉर CV वाला नोट, ये नोट आपके डेटा बुक में नहीं दिया हुआ है। दिस इज समथिंग दैट यू विल हैव टू राइट इन योर कॉपी। सो फॉर नाउ एक 3 लाइन छोड़ दीजिए। ये PDF में वैसे भी ये न्यूमेरिकल होने के बाद अपलोड करने वाला हूं, तो आप बाद में इसमें से देख के इतना मटेरियल, ये नोट वाला जो मटेरियल है, आप इतना मटेरियल बाद में देख के लिख लेना। ठीक, फॉर नाउ हमको ये पता चल गया कि CV की वैल्यू इस फॉर्मूले के हिसाब से SOCV B/M फॉर्मूले के हिसाब से मुझे एज्यूम करके चलनी है 0.3। व्हाई? बिकॉज माय पिनियन स्पीड इज बिटवीन 1000 to 2000 RPM, राइट? नाउ लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट स्टेप। अभी और क्या चाहिए मुझे? SO का वी हैव टेकन केयर ऑफ, CV वी हैव टेकन केयर ऑफ। SO का वैल्यू अपने को 456 पता चल गया, CV का वैल्यू अपन ने 0.3 करके एज्यूम कर लिया। नेक्स्ट है B, एंड B स्टैंड्स फॉर फेस विड्थ। B स्टैंड्स फॉर फेस विड्थ। ये फेस विड्थ कहां से लेनी है, ये अपने को यहाँ पे नहीं लिखाया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग ढूंढ के देखते हैं। चलो, आपको याद रखने नहीं बोल रहा हूं, लेट अस ट्राई टू सर्च फॉर दिस फेस विड्थ। ठीक है, इसमें मिल रहा है क्या फेस विड्थ? नहीं है। टेबल नंबर 16-2 में फेस विड्थ का कुछ है क्या? नहीं है। 3 में नहीं है। 4 में डिफॉर्मेशन फैक्टर का है तो नहीं है। 6 में Y के बारे में है, तो यहाँ पे हम बाद में आएंगे। 5th टेबल नंबर 5 में। 6 में BHN और मटेरियल का है, तो ये भी नहीं है। टेबल नंबर 7 में मॉड्यूल के बारे में है, कॉम्पैक्ट डिजाइन के बारे में है, इकोनॉमिकल डिजाइन के बारे में है। यहाँ पे कहीं पे भी B दिख रहा है क्या आपको? B फॉर फेस विड्थ नहीं। लेट अस मूव डाउन, यहाँ पे भी B नहीं दिख रहा है। हाँ, ये देखो, नाउ इन टेबल नंबर 16-7 यहाँ पे फेस विड्थ का सीरियल नंबर 5 में आपको दिख रहा है। फेस विड्थ B has to be taken between 8.5 times module to 12.5 times module, or B can be selected equal to DP, that is pitch diameter of pinion, to 2 times pitch diameter of pinion। तो आपके पास 2 क्राइटेरिया है। एक तो आप 8.5 मीटर नहीं है, ये 8.5 टाइम्स मॉड्यूल से लेकर 12.5 टाइम्स मॉड्यूल तक के सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर यू कैन टेक फेस विड्थ इक्वल टू पिच डायमीटर ऑफ पिनियन, और से लेकर 2 टाइम्स पिच डायमीटर ऑफ पिनियन तक के आप वो वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हो। नाउ इफ यू केयरफुली सी, तो ये जो है 8.5 टाइम्स मॉड्यूल से 12.5 टाइम्स मॉड्यूल वाला जो क्राइटेरिया है, वो भी मॉड्यूल के ऊपर डिपेंडेंट है, और DP से 2DP तक का जो क्राइटेरिया है, वो भी अभी फिलहाल अभी के टाइम पे मॉड्यूल के ऊपर डिपेंडेंट है। व्हाई? बिकॉज जो पिच डायमीटर ऑफ पिनियन है, वी हैव इट इक्वल टू 19 टाइम्स मॉड्यूल, विच इज अगेन इन टर्म्स ऑफ मॉड्यूल, राइट? तो कीप दैट इन माइंड कि हमको राइट वाला क्राइटेरिया नहीं करना है सिलेक्ट, वी हैव टू गो फॉर लेफ्ट वाला क्राइटेरिया। कौन सा? कि फेस विड्थ B हैज टू बी सिलेक्टेड इन बिटवीन 8.5 टाइम्स मॉड्यूल टू 12.5 टाइम्स मॉड्यूल। अब आप बोलोगे कि सर हम कौन सी वैल्यू ले, 8.5 टाइम्स मॉड्यूल से लेकर 12.5 टाइम्स मॉड्यूल के बीच में कौन सी वैल्यू ले? तो आपको
एक नोट करके मैं लिखा देता हूं ये बात कि ऑलवेज सिलेक्ट द मिडल वैल्यू, ऑलवेज सिलेक्ट द मिडल वैल्यू। अब 8.5 से लेकर 12.5 के बीच में क्या आएगा, 10 आएगा। तो यहां से हमने सिलेक्ट किया कि फेस विड्थ, assumed value of face width is 10 times module. As of now we don't have the value of module, तो हमको face width भी n के टर्म में लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में let us get back to the formula. Just a minute, let me close this window. Okay. Okay, I had a phone call. Can you please tell, am I still audible? Hello? Okay. थोड़ा मेरा, I think मेरा कनेक्शन टूट गया था, that's why I reiterated the thing. Okay, so SOCV हमको वैल्यू मिल गई, B अपने को पता चल गया कि 10 टाइम्स मॉड्यूल लेना है। अब Y कहाँ से सिलेक्ट करें? Y को बोलते हैं मॉडिफाइड लुईस फॉर्म फैक्टर, उसको हमको सिलेक्ट करना है टेबल नंबर 16-5 से। लेट अस मूव टू टेबल नंबर 16-5। ओके, सो टेबल नंबर 16-5 में से हमको मिलता है मॉडिफाइड लुईस फॉर्म फैक्टर Y फॉर इनवॉल्यूट गियर्स, जो अपने हैं। नाउ दो कॉलम्स है, टाइप ऑफ प्रोफाइल और रिलेशन ऑफ Y। अपना कौन सा टाइप है? 14.5 फुल डेप्थ है क्या? नहीं है, अपना है 20 डिग्री फुल डेप्थ। इसके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 0.485 माइनस 2.87 डिवाइडेड बाय t, वेयर t इज नंबर ऑफ टीथ, राइट। ओके, कमिंग बैक, तो हमने वो फॉर्मूला लिख लिया यहाँ पे, y का फॉर्मूला टेबल नंबर 16-5 से हमने लिख लिया 0.485 माइनस 2.87 डिवाइडेड बाय t, वेयर t इज नंबर ऑफ टीथ। नाउ अ क्वेश्चन विल कम कि सर t तो पिनियन का भी है, t तो गियर का भी है, हम लोग कौन सा निकाले फिर y का वैल्यू? तो आपको यहाँ पे दो y की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। एक है yp, जहां पे t इज इक्वल टू आप tp लोगे विच इज 19, दूसरा वैल्यू आप लोगे yg, दूसरा वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे जहां पे t इज इक्वल टू आपको tg लेना है, ठीक है। क्या करोगे आप y की दो वैल्यूज निकालोगे, एक में t इज इक्वल टू tp लेके, दूसरे में t इज इक्वल टू tg लेके, ठीक है। नाउ इसके बाद हमको ये करना है कि हमको दोनों में से छोटी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। yp और yg में से हमको दोनों में से छोटी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आप बोलो कि छोटी वैल्यू क्यों सर, बड़ी वैल्यू क्यों नहीं? क्योंकि हम लोग अभी स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर रहे हैं। हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? स्ट्रेंथ। और स्ट्रेंथ में हम मैक्सिमम वैल्यूज लेके चलते हैं क्या? नहीं, हम लोग मिनिमम वैल्यूज लेके चलते हैं। क्यों? क्योंकि अपना सेफ्टी फैक्टर बढ़े, बराबर। तो यहाँ पे आप लोग ये एक नोट लिख सकते हो कि सिंस प्रोडक्ट ऑफ SO into YP is less than product of SO into YG, pinion is weaker in bending, hence we select Y is equal to YP is equal to 0.33। ठीक है, शॉर्ट में मैं ये बताऊंगा कि आपको YP और YG कैलकुलेट करने के बाद जो छोटी वैल्यू होती है 0.33, उसको सिलेक्ट करके चलना है। नाउ अगेन कमिंग बैक टू अवर फॉर्मूला, कमिंग बैक टू अवर फॉर्मूला, SO 456 पता चल गया, CV अपन ने 0.3 एज्यूम किया, B को अपन ने 10 टाइम्स मॉड्यूल बोल दिया, Y का वैल्यू हमने 0.33 कैलकुलेट कर लिया, और आखिरी M क्या चीज है? मॉड्यूल। तो मॉड्यूल तो वैसे ही रखेंगे क्योंकि मॉड्यूल की वैल्यू अपने पास है नहीं, तो वी विल कीप मॉड्यूल एज मॉड्यूल M। ना ये सारी वैल्यूज हम लोग लिख लेते हैं। FB का फॉर्मूला है SO CV B Y M। SO का वैल्यू अपन ने 456 रखा, CV का वैल्यू अपन ने 0.3 एज्यूम किया, फेस विड्थ जो है, एक्सक्यूज मी, फेस विड्थ अपन ने 10 टाइम्स मॉड्यूल दी, y का वैल्यू अपन ने yp लिया, ये दोनों में से छोटा वैल्यू, और मॉड्यूल को अपन ने मॉड्यूल लिखा। अब यहाँ पे ये फेस विड्थ वाला एक मॉड्यूल है और ये लास्ट वाला एक मॉड्यूल है, तो ये मॉड्यूल और मॉड्यूल मल्टीप्लाई होकर मॉड्यूल स्क्वायर हो जाएंगे, और 456 मल्टीप्लाइड बाय 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.33। लेट मी डू इट ऑन कैलकुलेटर इन फ्रंट ऑफ यू। So 456 multiplied by 0.3 multiplied by 10 multiplied by 0.33, that should give me 451.44, बराबर, जो अपन ने लिखा हुआ है, और मॉड्यूल इंटू मॉड्यूल इज मॉड्यूल स्क्वायर। तो मेरे पास FB की वैल्यू आ गई 451.44 मॉड्यूल स्क्वायर, राइट। अभी एक चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखने का है कि अपने पास FB की वैल्यू मॉड्यूल के टर्म्स में आई है, राइट। अपने पास FT की वैल्यू देखिए, आप FT का वैल्यू भी अपने पास मॉड्यूल के टर्म में है,
So we have FT in terms of module as well as FB in terms of module. Let me show that to you. So we have FT in terms of module like we saw in the last PDF page, and what is in front of you is the value of FB in terms of module again. तो अपने पास जो लोड टूथ के ऊपर आ रहा है वो भी मॉड्यूल के टर्म्स में है, और जो मैक्सिमम अलाउेबल लोड है FD वो भी मॉड्यूल के टर्म में है. तो आप ही सोचिए कि अपर लिमिट में गियर कब तक नहीं टूटेगा, जब तक FT की वैल्यू FB से कम हो या फिर ज्यादा से ज्यादा FB जितनी हो. बराबर, ये अपर लिमिट है कि FT की वैल्यू जो टूथ लोड है वो FB तक के अप्रोच करेगा, ज्यादा से ज्यादा इक्वल टू FB हो जाएगा. अगर FB को वो सरपास कर जाता है तो जो टूथ है वो टूट जाएगा. राइट. तो हम स्टेप नंबर 9 में जस्ट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मॉड्यूल, आप देखोगे तो FT और FB में दोनों में एक ही अननोन है और वो है मॉड्यूल. तो जस्ट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मॉड्यूल, what we do is we equate FT and FB. What we do? We equate FT and FB. Now what is the value of FT we have? We have 21.853 divided by module. Now थोड़ा सा ध्यान में, जो 456 है FB में, ध्यान से सुनना, 456 जो है FB में, क्या वो MPa है? मेगापास्कल में है. मेगापास्कल मतलब न्यूटन पर mm स्क्वायर. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? FB जो हमने FB में SO की जो वैल्यू ली है, FB में हमने SO की जो वैल्यू ली है वो न्यूटन में ली है, न्यूटन पर mm स्क्वायर में. तो जो अपने को FB की फाइनल वैल्यू मिलेगी, क्या वो वैल्यू न्यूटन में रहेगी? बराबर. वेयर एज हमने जो FT का वैल्यू कैलकुलेट किया हुआ है, लेट मी शो दैट टू यू, जो हमने FT का वैल्यू कैलकुलेट किया हुआ है वो किलो न्यूटन में है. तो क्या ये किलो न्यूटन को जब मैं FB के साथ इक्वेट कर रहा रहूंगा न्यूटन में कन्वर्ट करना जरूरी है? तो हमने यहाँ पे वही किया. वी कन्वर्टेड द वैल्यू ऑफ FT फ्रॉम किलो न्यूटन टू न्यूटन बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 10 to the power 3. तो यहाँ पे हमने क्या किया, वी इक्वेटेड FT विथ FB. तो FT का वैल्यू हमने 21.853 इंटू 10 to the power 3 लिखा डिवाइडेड बाय m, और FB का वैल्यू जो अभी हमने कैलकुलेट किया 451.44 मॉड्यूल स्क्वायर. तो इसको मैं जब सॉल्व करता हूं तब मुझे मॉड्यूल का वैल्यू मिलता है 3.64. मॉड्यूल का वैल्यू मुझे मिलता है 3.64. लेकिन ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ मॉड्यूल होता है वो हम लोग सिलेक्ट नहीं करते. इसके बाद वी मूव टू टेबल नंबर 16-7. तो लेट अस गो टू टेबल नंबर 16-7 टू फाइंड आउट स्टैंडर्ड वैल्यूज ऑफ मॉड्यूल्स. So now we are in table number 16-7. यहाँ पे देखो रिकमेंडेड मॉड्यूल में आपको प्रिफर्ड नंबर्स देखने हैं सबसे पहले. एज फार एज प्रिफर्ड नंबर में अवेलेबल है, अपने को प्रिफर्ड नंबर से ही सिलेक्ट करना है, हमको सेकंड चॉइस में नहीं जाना है. नाउ व्हाट इज आवर कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ मॉड्यूल? इट इज 3.64. अब आप बोलोगे कि 3.64 से मैं 3 सिलेक्ट कर सकता हूं क्या? जी नहीं, आपका वैल्यू 3.01 भी आया रहता. ध्यान से सुनना मुझे, आपका मॉड्यूल का वैल्यू 3.001 भी आया रहता तो भी आप मॉड्यूल राउंड डाउन करके नहीं सिलेक्ट कर सकते. आपको मॉड्यूल को हमेशा राउंड अप ही करना है. और एक बार रिपीट कर रहा हूं, ऑलवेज राउंड अप द वैल्यू ऑफ मॉड्यूल, नेवर राउंड इट डाउन. गॉट इट? तो अपने को जो 3.64 मिला है, तो नेक्स्ट वैल्यू ऑफ प्रिफर्ड चॉइस ऑफ मॉड्यूल इज 4. तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि the value of calculated value of module is 3.64, but standard module we assumed it to be equal to 4 mm. And here our step number 9 gets concluded. Now for today we will stop here. We have only 5 minutes left, so we will conclude our class here itself.